जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर 7 तक पढ़ चुके हैं और चैप्टर 8 का भी 2 कक्षा में हमने पढ़ा है। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 8, इसका भी पहले का 2 वीडियो है और ये है तीसरा नंबर वीडियो इस चैप्टर का। तो आप पिछला 2 वीडियो देख लेंगे, तब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपके कक्षा 8 का विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में है और किताब का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें हमने किशोरावस्था की और पढ़ा था और किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किस तरह से लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकार में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, स्वर में कैसे परिवर्तन होते हैं, जो हार्मोन्स हैं उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है, ये सारी चीज हमने देखा था। और हार्मोन क्या है और मानव का जो जनन अवधि है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो लड़कियों में ऋतुस्राव होता है या फिर रजोनिवृत्ति होता है, इसके बारे में हम पिछली 2 वीडियो में पढ़ चुके थे। और साथ ही जो लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और लिंग जो हार्मोन है उसके अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन है उसके बारे में हमने देखा था। तो इस तरह से हम काफी कुछ पढ़ चुके थे। और कायांतरण क्या होता है, जंतुओं में किस तरह से कायांतरण में हार्मोन्स का योगदान है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे पढ़ते हैं किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं। तो किशोरावस्था में बहुत सारे शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण लड़की हो या फिर लड़का दोनों में बहुत सारे अंतर दिखाई देने मिलते हैं। तो उस समय क्या है, शरीर का विकास भी होता रहता है। तो ये जो वृद्धि होता है शरीर का, तो उस वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्व की शरीर में नितांत आवश्यक है। इसलिए क्या है, जो हार्मोन का असंतुलन है इसको बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। तो उस समय शरीर को विशेषकर बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में तेजी से वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है और इस समय पौष्टिक व संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है। तो हम एक सारणी में चर्चा करेंगे कि किन किन पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता है टीनेजर्स को। तो शारीरिक विकास के विभिन्न आहार की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। तो कुछ आहार होते हैं जो शक्ति देने वाले आहार होते हैं, कुछ होते हैं शरीर की वृद्धि और विकास करने वाले आहार। तो कुछ एनर्जी देने वाले आहार हैं, कुछ शरीर का जो पेशियां बढ़ रही हैं, शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, उसके लिए कुछ आहार चाहिए। और बीमारियों से सुरक्षा के लिए भी कुछ आहार चाहिए। मतलब 3 तरह के आहार लेने होंगे जिससे शरीर का संपूर्ण विकास हो सके। तो जो शक्ति देने वाले आहार हैं उसमें है चावल, गेहूं, ज्वार, जितने भी अनाज हैं, दलिया हो गया, सेवई, चीड़ा हो गया, बिस्कुट, ब्रेड, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, ये सारे हो गए शक्ति देने वाले, एनर्जी देने वाले खाद्य पदार्थ। तो एनर्जी क्यों चाहिए हमको? प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये आहार हमको तुरंत एनर्जी देते हैं। जैसे चावल हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो इसको खाने से हमको तुरंत एनर्जी मिल जाता है। और कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें से शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं, जो शरीर की टूट फूट की मरम्मत या फिर कोशिका का विभाजन या फिर शरीर के अंगों का बढ़ना, तो उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो उन आहारों में है दाल है, जितने भी दलहन है, दाल, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, पनीर, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जातीय जितने भी चीज हैं उससे क्या होता है, शरीर का वृद्धि होता है, मरम्मत होता है और विकास होता है। और साथ ही अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, ये सारे क्या करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, हमारे शरीर को बिल्ड करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। और तीसरे तरह के आहार है जिससे हमें बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तो उसमें आते हैं हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल। तो सब्जी, फल, ये सारे किस में आते हैं? बीमारियों से रक्षा करने वाले आहार में। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? ये सभी तरह के आहारों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा दिन चावल ही खा रहे हैं, बाकी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। और सिर्फ पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, चिप्स, ये सारे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजों से क्या होगा, शरीर का विकास, बुद्धि का विकास
या फिर बीमारियों से रक्षा नहीं होगा। क्या होगा कि यदि हम ये बाजारू चीज खाएंगे, पिज्जा बर्गर वाले चीज जिसको पैकेट होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए जो हमारा भारतीय खाना है, जो आपके घर में बनता है, आपकी माँ जो बनाती है, वही आपके लिए बेस्ट है। तो आजकल के लड़के कहते हैं कि हाँ हम पिज्जा बर्गर खा लेंगे, वो चल जाएगा, लेकिन दाल में घी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, आलू का पराठा नहीं खाएंगे। ये सारी चीज उनको लगता है कि बहुत ऑयली है, बहुत ये है, लेकिन बाहर के जो चाट पकौड़ी सिंगाड़ा चिप्स वगैरह वो आराम से खा लेंगे। तो यही बीमारी है आजकल के बच्चों की, कि वे बाहर की चीज तो बड़े चाव से खा लेते हैं, जो उनको बीमारियों का घर बना देता है जो उनके शरीर को, और जो माँ बनाती है घर में खाना वो उनको पसंद नहीं आता। इसलिए अपने सोच को थोड़ा बदलिए और वो बेकार के बाहर के खाने से दूरी रखिए और घर का बना खाइए और ताजा खाइए। तो हमारा भारतीय संस्कृति भी यही है कि हम क्या है कि हम दाल चावल सब्जी सारे चीजों का समावेश होता है। और जो पश्चिमी खाना होता है, ब्रेड हो गया, ब्रेड पता नहीं कितने महीने पहले बना है, कितने दिनों पहले बना है, तो उसी को खा रहे हैं और बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, हम ब्रेड खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं। लेकिन जो हमारा संस्कृति है उसमें हम सारी चीजों को बैलेंस में खाते हैं। देखिएगा, जो हमारा इंडियन थाली होता है उसमें चावल रहता है, दाल रहता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सारे चीज रहते हैं। तो ये जो तीनों खाने में है, जैसे पहला का चावल, दूसरे से मांस, सब्जी, दाल, ये सारे चीज दाल हो गए, और तीसरे में क्या सब्जी वगैरह सारे चीज रहता है। तो हमारा जो भारतीय खाना है बहुत अच्छा है, उससे हमारे शरीर का संपूर्ण विकास संभव है। लेकिन हम बाहर के चीज खाकर सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, तो इस चीज को नहीं करना है, ठीक है ना, आइंदा ऐसा ना करें। अब देखिए, इसमें तीनों टेबल को आपने समझ लिया, तो 3 तरह के खाद्य पदार्थ हैं और तीनों हमारे लिए आवश्यक हैं। तीनों को बैलेंस में खाना है, बहुत ज्यादा कोई भी नहीं खाना। कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं होता, चाहे वो खाने में हो या फिर बाकी चीजों में हो। तो अगर भोजन में लौह तत्व की कमी हो जाए तो आयरन भी चाहिए खाने में, तो लौह तत्व का कमी हो जाने से हमको कमजोरी का आभास होता है। तो बहुत समय बच्चे यदि क्या होता है, उनके शरीर में अमोनिया हो जाता है। अनीमिया मतलब क्या होता है कि अनीमिया मतलब होता है कि लौह तत्व का कमी है, आयरन का कमी है। और जब आयरन का कमी होगा, एनीमिया होगा, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं होगा, सुस्ती सुस्ती लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अभी से यदि एनीमिया हो जाए तो आगे क्या होगा अभी, इसीलिए। और बच्चे क्या करते हैं, बस आलू खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, और सब्जियां नहीं खाएंगे तो उनको आयरन कहाँ से मिलेगा। इसलिए आयरन चाहिए आपके शरीर को, तभी आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं और पढ़ाई में मन भी लगेगा। और जब सुस्ताते रहेंगे फिर पढ़ाई क्या करेंगे, मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको जो आयरन है उसका जांच कराना चाहिए। यदि आयरन कमी है तो उसका उपाय कीजिए, हरा सब्जी खाइए, साग खाइए, तब जाके इसका पूर्ति होगा। लेकिन अभी के बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो बस बाहर का चीज खाएंगे, लेकिन हरा साग सब्जी और उस आलू के पीछे इतने पागल हैं कि बाकी साग सब्जी खाते ही नहीं है। इसलिए ये जो बुराई है इसको दूर कीजिए। इससे अनीमिया रोग हो सकता है लौह तत्व की कमी से। लौह तत्व से क्या होता है, रक्त का जो निर्माण होता है लौह तत्व से होता है। इसलिए युवावस्था में लौह युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जैसे पत्तेदार सब्जियां हुए, गुड़ में भी आयरन को बढ़ाता है। लौह तत्व का कमी हो जाए तो आप गुड़ को भी भिंगा के खा सकते हैं। मांस, संतरा, ये सारी चीज का सेवन से हमारा जो लौह तत्व है, आयरन है, वो शरीर में बढ़ता है, शरीर में स्फूर्ति आती है और पढ़ाई में भी मन लगता है। क्यों, आगे से ये साग सब्जी खाएंगे ना, ठीक है। कच्चे केले को भी खा सकते हैं, उसमें भी काफी आयरन होता है। पालक खा सकते हैं। अब व्यक्तिगत स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। तो आपने सब कुछ खा लिया, लेकिन आपका जो खान पान बन रहा है गंदगी में बन रहा है, चारों तरफ आप गंदगी में रहते हैं, अच्छे से नहाते नहीं है, कपड़े नहीं साफ करते हैं, तो भी क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, चाहे आप कितना अच्छे से खाएं। इसलिए स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। तो अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता की एक अच्छी आदत है, इस पर क्या करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए और अपने आसपास तथा स्वयं को स्वच्छ रखना चाहिए।
तो एक दिन विद्यालय में साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड संपूरण कार्यक्रम। तो आपके विद्यालय में भी आयरन टेबलेट दिया जाता है। तो मैंने विद्यालय में देखा है कि बहुत सारे बच्चे टेबलेट तो हम स्कूल में ही खोल कर देते हैं, उनको खिलाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको खाते नहीं है, या तो फेंक देते हैं या फिर बैग में भर लेते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते हैं कि ये आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि बच्चों को आयरन की कमी हो जाने से उनका स्फूर्ति नहीं होगा, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे, खेल भी नहीं सकेंगे। तो कभी भी आपको यदि सुस्ती लगे तो आयरन टेबलेट जरूर खाइएगा, और ये स्कूल में दिया भी जाता है। और एक जो एनीमिया है उसका कुछ लक्षण के बारे में बताया गया, जैसे रासमणी और सुजाता को लगा कि ये लक्षण उनकी परिस्थिति से मिलते जुलते हैं। तो डॉक्टर ने से उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में चर्चा किया। तो डॉक्टर ने कहा कि उनमें एनीमिया के लक्षण लगते हैं, इसलिए उन्हें खून की जांच करानी चाहिए। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया में भोजन में लौह तत्व के अवशोषण की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया होता है। तो खाने में जब लौह तत्व का कमी हो जाता है तो शरीर एनेमिक हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है, जो रक्त में पाया जाता है। और सामान्यतः यह रोग पुरुषों के रक्त में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, और स्त्रियों के रक्त में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और इससे यदि कम होता है तो वो क्या हो गया? एनीमिक है। ठीक है। इसीलिए यदि आपको सुस्ती लगे और बार बार जैसे नींद आता रहे, कमजोरी लगे, खेलने का मन ना हो, पढ़ने का मन ना हो, तो आप अपना हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट कराइए। क्योंकि तो कभी कभी ऐसा बच्चा करते हैं तो लगता है कि हाँ वो पढ़ना नहीं चाहते इसलिए बहाना बना रहे हैं, लेकिन सच में वो बच्चा बीमार है, उसमें शायद लौह तत्व की कमी है, आयरन की कमी है, जिसके कारण उनको सुस्ती महसूस हो रहा है। तो कभी आपको ऐसा लगे तो आप भी अपना आयरन टेस्ट कराइए और हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए और आयरन का टेबलेट लीजिए, या फिर जो हरा साग सब्जी वगैरह ये सारे चीज आप लीजिए। तो आपके विद्यालय में आयरन की गोली खिलाई जाती है जो एनीमिया से बचाव का काम करती है, और इसीलिए आपको एनीमिया का टैबलेट स्कूल में दिया जाता है। इसलिए कभी उसको फेंकिए नहीं, उसको खाइए, क्योंकि वो आपके अच्छे सेहत के लिए जरूरी है। तो हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, त्वचा की सफाई करनी चाहिए, नाखून काटना चाहिए, और शौच संबंधी भी सफाई रखनी चाहिए, और डेली ब्रश करना चाहिए, नाक कान की सफाई करनी चाहिए, और जो हमारे कपड़े हैं उसको भी नियमित रूप से हमको साफ करना चाहिए। और यदि सफाई नहीं रखी गई तो क्या हो जाएगा? जो जीवाणु है, जर्म है, उसका संक्रमण बढ़ जाएगा, और इससे बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। और इसलिए क्या करना चाहिए? हमको साफ सफाई रखना चाहिए, अपने कपड़े साफ रखने चाहिए, हमको रोज नहाना चाहिए, बालों में तेल लगाकर कंघी करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए डेली। तो इस सारे चीज करने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, जैसे शारीरिक व्यायाम और योग भी कर सकते हैं, जिससे भी शरीर क्या है? स्वस्थ रह सकता है। तो आप अपनी कक्षा के उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम में आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या फिर बैठकर भी व्यायाम आसन कर सकते हैं। तो उनके आंकड़े को एकत्रित कीजिए जो व्यायाम करते हैं, और कुछ बच्चे जो व्यायाम नहीं करते उनके भी आंकड़े लीजिए, और नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसमें आप देखिएगा कि जो बच्चे व्यायाम करते हैं, आसन वगैरह करते हैं, वे क्या है? वे कम बीमार रहते हैं, वे स्वस्थ दिखते हैं। लेकिन जो बच्चे व्यायाम नहीं करते हैं वे थोड़े कमजोर दिखते हैं और सुस्त दिखते हैं। तो ताजी हवा में टहलने और खेलने से शरीर हमारा चुस्त दुरुस्त रहता है। इसलिए पढ़िए जितना उतना खेलिए भी, ठीक है। और लेकिन समय से खेलिए, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप खेल ही रहे हैं, सबका अपना अपना समय होता है। तो इसके महत्व को देखते हुए पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो आपके विद्यालय में भी मनाया जाता होगा 21 जून को योग दिवस। तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चे योग के प्रति जागरूक हों, और योग जो करेंगे वही रहेंगे निरोग। इसीलिए करो योग, रहो निरोग। अब नशीली दवाइयां, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। जो किशोरावस्था में क्या होते हैं, बहुत बच्चे नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। तो उनको ये
अच्छा बुरा ये सारे चीज उस समय नहीं समझ में आता, क्योंकि उनकी जो सारी तेजी पसंद है, हर चीज में उनको तेजी पसंद है। इसलिए कभी कभी गलत संगत में पड़कर वे नशीली दवाओं के संपर्क में आ जाते हैं और अपना जीवन तबाह कर देते हैं। तो किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है और जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित और असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। तो जब किशोरावस्था में इतने सारे परिवर्तन होते रहते हैं तो उस समय असहज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे अपने अंदर इतना सारा परिवर्तन देखकर, लेकिन ऐसे ये सारी चीज क्या है, स्वाभाविक है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी नशीली ड्रग मतलब नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा और तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो उसको इसके लिए ना ही कहना चाहिए। तो ये जो शारीरिक बदलाव होते हैं आपके अंदर, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे को लगता है कि इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या हो जा रहा है मेरे अंदर, तो वे बहुत टेंशन में रहते हैं। तो ऐसे समय में कोई यदि आपको गलत सलाह दे दे कि कोई नशीली दवा खा लो तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा, तो आप इससे बिल्कुल दूर रहिए और अपने थोड़े समझदार बनिए और इन नशीली चीजों से अपने को कभी मत जोड़िए, क्योंकि ये आपको नरक में ले जा सकता है। तो जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी जाए तब तक आपको वो नहीं लेना चाहिए। यदि नशीली पदार्थ का सेवन एक बार कर लेते हैं तो उसको बार बार लेने की इच्छा होती है, क्योंकि वो क्या है, उसका नशा हो जाता है और जब आप नहीं लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक बार आप शौक से ले लेते हैं शायद, उसके बाद क्या होता है, उसको बार बार लेने की इच्छा होती है और उसकी आपको लत लग जाती है और धीरे धीरे वो जो नशीली चीज है वो आपके स्वास्थ्य को बहुत बिगाड़ देती है और वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो यह स्वास्थ्य और खुशी दोनों को ही बर्बाद करके रख देती है। तो आपने एड्स का नाम भी सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु से होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का वायरस है और जो पीड़ित व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो सिरिंज होती है तो उसके द्वारा भी आ जाता है। तो किसी को एड्स है और वैसा व्यक्ति ने नशे के लिए जो सिरिंज इस्तेमाल किया है वही सिरिंज यदि दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर ले तो क्या हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। तो इसमें एड्स में क्या होता है, जो शरीर का प्रतिरोधी क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसको कोई भी रोग आसानी से पकड़ लेता है। इसलिए एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जाए और अपने को नशे से दूर रखिए, तब आप इन चीजों से दूर ही रहेंगे। और वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों से भी हो सकता है, जैसे पीड़ित व्यक्ति यदि किसी की माँ एड्स से पीड़ित है तो दूध के द्वारा उसके शिशु में भी संक्रमण हो सकता है, या फिर HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ यदि संपर्क स्थापित किया जाए तो ऐसे केस में भी उससे रोगों का संक्रमण हो सकता है। अतः अपने आप को सुरक्षित रखना आवश्यक है, जागरूक होना आवश्यक है, तभी आप इन संक्रमणों से बच सकते हैं। जीवन कीमती है, इसे एड्स से बचाएं। और ये जो लाल रंग का रिबन है ये एड्स का सिंबल है। तो देखिए स्कूलों के द्वारा भी ये जागरूकता निकाला जा रहा है ताकि सबको जागरूक किया जा सके और बच्चे खुद भी इसके प्रति जागरूक हो सकें। यदि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी युवा मित्र केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तो युवा मित्र केंद्र क्या है, जहां पर युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। किशोरावस्था में गर्भधारण की समस्या, तो कभी कभी ये समस्या भी हो जाती है कि उस समय क्या है, बहुत तेजी पसंद हर चीजों में बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं और हम अपना अच्छा बुरा ये सारी चीज नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे देश में विवाह कानून के अंतर्गत शादी के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की है 21 वर्ष। लेकिन किशोरावस्था में लड़कियों की जो शारीरिक और मानसिक रूप से वो मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। जब उनका उम्र कम होता है, यदि कोई खुद बच्ची हो तो वो बच्चे को कैसे जन्म दे सकती, उस समय उसका शरीर ही ऐसा नहीं तैयार होता कि वो माँ हो सके।
और साथ ही इसके लिए बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी का बाल विवाह हो जाए, मतलब लड़कियों की यदि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है। और इससे किशोरियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि उसको बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए झारखंड में इसको जागरूकता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सके और लड़कियों को पढ़ाया जा सके, उनको कम उम्र में विवाह ना दिया जाए। और इसके तहत कम उम्र की बच्चियों की शादी को हतोत्साहित कर उन्हें पढ़ने के लिए बल दिया जाए। तो कम उम्र में जिन बच्चियों का विवाह हो जाता था उसको रोका जा सके। तो जो अर्ली मैरिज होता था, मतलब 18 वर्ष से पहले ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, जब वो स्कूल में है तो उस चीज को रोका जा सके। तो आप भी अपने आसपास यदि ऐसे घटना को देखेंगे, ऐसे लड़की या लड़के का विवाह देखेंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, लड़के का उम्र 21 से कम हो, तो आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गैर कानूनी है। जो करता है वो तो अपराधी है और जो बिना कुछ विरोध किए देखता है वो भी अपराधी है। इसलिए जब भी अन्याय हो उसका आपको विरोध करना चाहिए और एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। तो जब आप शिक्षित हो रहे हैं तो इस शिक्षा को उपयोग में लाइए अपने व्यवहार में, तभी आपका शिक्षा सार्थक हो सकता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि जीवन काल की वह अवधि, मतलब 9 से 19 वर्ष में जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। और किशोर और किशोरियों में यौवनारंभ के दौरान कई तरह के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक परिवर्तन आते हैं। मतलब भावनाओं में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, उनके सोचने की जो तरीका है उसमें परिवर्तन होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, हार्मोन है। तो हार्मोन एक अंतरस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ से मिलता है, जो कुछ ग्रंथियां होती है अंतरस्रावी, वहां से हार्मोन निकलते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं वे शारीरिक वृद्धि तथा अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण भी करते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और विभिन्न ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं, जैसे अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटीज का कारण है, थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन तथा एड्रिनल द्वारा एड्रिनेलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। ये क्या है, एड्रिनल एक तरह का पुरुष हार्मोन है, मेल हार्मोन है। और पीयूष ग्रंथि स्वयं हार्मोन स्रावित करने के साथ साथ वृषभ, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। तो ये सारी चीज आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब शिशु का लिंग निर्धारण युग्मनज के गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो आपने पढ़ा था कि 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो युग्मनज होते हैं और जो एक जोड़ा होता है उसी से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था। और किशोरों में संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपने इसमें पढ़ा था। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू। आप पढ़ते रहिए।